हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। और आज हमारा अध्याय है 1 जिसका नाम है ध्वनि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई छोटी सी कविता है। देखिएगा, हम जानते हैं इस कविता के बारे में कि इस कविता में है क्या। सबसे पहले हम कविता का सार जान लेते हैं। देखिएगा, ध्वनि कविता का सार। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश हुए लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। ठीक है, तो अब जान लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव के रहने वाले थे। आपका कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश ही रहा। आपकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, ओज और भक्ति के स्वर हैं। हिंदी के छायावादी कवियों में आप निराले ही हैं। हिंदी कविता को मुक्त छंद आपकी देन है। आपका निधन 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को हो गया। इनकी काव्य कृतियां हैं, इनकी काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल, तुलसीदास, अपरा और नए पत्ते, कुकुरमुता, ये सब क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। और कहानी जैसे कि लिली, सखी, चतुरी चमार और सुकुल की बीबी। ठीक है, ये इनके क्या है? उपन्यास हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। देखिएगा, हमारी कविता का पहला पद्य। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत मतलब समाप्ति, मृदुल मतलब कोमल, वसंत मतलब फूल के खिलने की ऋतु। वसंत तो आप भी जानते होंगे, जब पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वसंत ऋतु कहते हैं, जो पतझड़ ऋतु के बाद में आती है। ठीक है, तो इसमें कवि प्रकृति के माध्यम से नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं। इसमें क्या समझाना चाहते हैं कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कवि अपने जीवन को क्या मानते हैं? वन मानते हैं, एक जंगल मानते हैं, और अपने यौवन को क्या मानते हैं? वसंत मानते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि कवि आशावादी हैं। इसी गुण के कारण वो ये मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते। उसका उद्देश्य क्या है? कि जब तक वो नए उत्साह और जोश का आगमन सबके जीवन में नहीं कर देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अगला देखिएगा, दूसरा पद्य देखिएगा हमारा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात मतलब क्या होता है? पत्ता। पात मतलब पत्ता होता है। गात शरीर, स्वपन सपना, मृदुल कर मतलब हाथ, कलियां थोड़ी, कलियों मतलब कलियों क्या होता है? थोड़ी खिली कलियां। ठीक है, जो थोड़ी सी जैसे कलियां होती है ना, जो पूरा फूल नहीं बनती, उससे पहले वो क्या होती है? फूल बनने से पहले क्या होती है? वो कलियां होती हैं। तो थोड़ी खिली हुई कलियां। प्रत्युष मतलब सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर। तो इस में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कवि प्रकृति के माध्यम से कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं। हरे हरे ये पात,
चारों ओर वृक्ष क्या है, हरे भरे हैं, और पत्तों और जो पौधों पर कलियां खिली हुई हैं, डालियां कलियां कोमल गाद, और पौधों पर क्या खिली हुई है, कलियां खिली हुई हैं, जो अभी तक सो रही है, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए, निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों के जीवन में मैं क्या लाऊंगा, मैं नया जोश नई प्रेरणा लेकर आऊंगा। ठीक है। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू आने लग जाती है, पंक्ति के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों में मैं जीवन दान कर दूंगा, मतलब उनको जीने की सही राह दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि प्रकृति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं, जो अभी तक सो रही हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों के जीवन में मैं उनको जीवन दान दूंगा। ठीक है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में नया जोश और उत्साह छा जाता है, उसी और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार से कवि भी जो निराश और हताश हुए लोगों में नया जीवन दान करना चाहते हैं, उनको नई जीने की नई राह दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारा पद्य 3 है। देखिएगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प मतलब फूल फूल। ठीक है। तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब लालच, नव मतलब नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सींचना मतलब सिंचाई करना, जैसे सिंचाई करते हैं, सींच मतलब सिंचाई, द्वार मतलब दरवाजा, अंत मतलब जिसका अब कभी अंत न हो। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कवि, यहाँ पर कवि युवा पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि जिनको आलस ने घेरा हुआ है, मैं उनके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, मतलब मैं जिनको मतलब आलस ने घेरा हुआ है, आलस में जो अलसाए हुए हैं, मैं उनके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह पैदा कर दूंगा, मैं इस युवा पीढ़ी में एक नया जोश और उत्साह पैदा कर दूंगा, अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ जो जीवन का वास्तविक सुख है उसको किस प्रकार से जिया जा सकता है, यह सारा ज्ञान उस नई युवा पीढ़ी में भर दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह से जो कवि हैं वो युवा पीढ़ी के अंदर नए जोश और उत्साह का संचार करना चाहते हैं, ताकि युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सके। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। ठीक है, सही रास्ता दिखा दूंगा उनको ताकि वह सही राह पर चल सके, ऐसा कवि कहते हैं। इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहां तक मैं चाहता हूं युवा पीढ़ी पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद ले। यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं, और कवि कहना चाहते हैं क्योंकि कवि आशावादी विचारों के हैं और उन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, उनको नई राह दिखाने का, जो निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, मतलब उनको जागृत करने का, उनके आलस को खत्म करने का मतलब प्रण ले रखा है, उन्होंने संकल्प ले रखा है। तो जब तक वो अपने इस संकल्प को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा।
अगला देखिएगा, हाँ एक बार फिर से देखिएगा इस कविता को, इस पद्यांश को। पुष्प पुष्प से तंद्रा लश लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर युवा पीढ़ी को क्या कहना चाह रहे हैं कवि? यहाँ पे युवा पीढ़ी के आलस को, जिस युवा पीढ़ी को आलस ने घेरा हुआ है, उनके आलस के लालच को वो दूर करना चाहते हैं। वे इस युवा पीढ़ी में एक नया जोश, नया उत्साह पैदा करना चाहते हैं। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ जो अपने जीवन की जो उनके जीवन का वास्तविक सुख है उसको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान वो युवा पीढ़ी में भरना चाहते हैं। कवि यह सब खुशी खुशी करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं, सहर्ष सींच दूंगा मैं, जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वो पौधे कैसे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से वो कवि जो युवा पीढ़ी के अंदर नए जोश और उत्साह का संचार करना चाहते हैं, उनके अंदर सींचना चाहते हैं, जिससे कि वो युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सके। ठीक है, कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि सही रास्ता दिखा दूंगा उनको, ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। ठीक है, इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा, इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। कवि ने जो संकल्प ले रखा है नई युवा पीढ़ी को सही राह दिखाने का, उनको उत्साहित करने का, उनको जागृत करने का, तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक कवि का अंत नहीं होगा, उनके जीवन का अंत नहीं होगा। ठीक है, आपको ये कविता कैसी लगी? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम कविता से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर देखिएगा। कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा, ऊर्जा बची हुई है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं, उनके आलस्य को खत्म करना चाहते हैं। अभी उसे काफी काम करना है, वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानते हैं। वो अपने आप को क्या मानते हैं? उस काम के मतलब उपयुक्त मानते हैं, इसीलिए वो युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर देखिएगा। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। मतलब जैसे पहले कली होती है, उसके बाद फूल खिलता है, तो कवि क्या कहना चाहता है? मतलब कवि उन कलियों की जो अवस्था है उससे निकालकर वो खिले हुए उनको फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, उनके जीवन में वसंत आई हुई है, इसीलिए वह कलियों पर वासंती स्पर्श का अपना हाथ फेरकर खिला देना चाहता है। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी के काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि, उत्तर देखिएगा। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। जो कलियां है वो किसका प्रतीक है? जो नव पीढ़ी का प्रतीक है, नव युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा, मतलब नए स्वप्न को जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा और उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कविता से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको देख लीजिएगा। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर देखिएगा। वसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंडी पड़ती है और ना अधिक गर्मी। इस ऋतु में हम पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है, इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु
कुल 2 महीने के लिए कुछ अधिक रहती है। 2 महीने से कुछ अधिक रहती है, मतलब 2 महीने से थोड़ी सी 10-15 दिन 4-5 दिन अधिक रहती है। यह आधे फागुन से शुरू होकर चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। होली फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। होलिका दहन किया जाता है। होली के दिन क्या किया जाता है? होलिका दहन किया जाता है। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग प्रातः काल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग वैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में अवकाश होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर देखिएगा। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम लोग लू से बचकर रहते हैं। दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा ज्यादा से ज्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके ठीक उलट ठंड के मौसम में हम ठंडी चीजों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आता है। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है। ठीक है, जैसे कि हम गर्मी में क्या करते हैं, लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थ लेते हैं और ठंडी में क्या करते हैं, हम ठंड से बचने के लिए हम मतलब धूप लेते हैं या फिर गरम गरम चीजें खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल गर्मी के बिल्कुल उलट होती है। ठीक है, इसके ऋतु के अनुसार ही हम क्या करते हैं, मौसम के अनुसार ही हम अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करते हैं। खान पान स्वास्थ्य पर ऋतु का गहरा प्रभाव डालती है। जो ऋतु है वो स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्तियां सार्थक सिद्ध होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से भी कुछ एक प्रश्न दिया हुआ है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। उत्तर देखिएगा। इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना न भूलिएगा। धन्यवाद।